हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। देखिए, वैसे तो सारे थीरीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है 15 चैप्टर के सेमीकंडक्टर के अंदर। कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो आज कंप्लीट कर लेंगे ताकि चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्ले लिस्ट में देख के आप सारे वीडियोस को रिवीजन कर लीजिएगा और उसके बाद एमसीक्यू सोल्व करना है, ठीक है। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 14.6। In a half wave rectifier, what is output frequency if the input frequency is 50 Hz? देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? दिस इज द इनपुट। एसी इनपुट्स होता है, उसको हम डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ द रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है? दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट। This is input and here is the output. Okay, so half wave rectifier के लिए कुछ ऐसा होता है। For the half wave rectifier, अगर ऐसा एसी इनपुट है तो वो डीसी इनपुट में कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरह से। लेकिन देखिए, इसमें क्या है, अगर यहां पर एक क्रस्ट है तो यहां पर एक क्रस्ट है और जितने टाइम बाद एक क्रस्ट आना चाहिए उतने टाइम बाद ही क्रस्ट आता है आउटपुट में। देखिए, इनपुट में कितने टाइम बाद क्रस्ट था, इतने टाइम बाद क्रस्ट था, तो यहां पर भी क्रस्ट है वो उतने टाइम बाद ही आता। मतलब इसमें टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। अगर टाइम पीरियड चेंज नहीं होता मींस टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या हुआ? जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वही आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेगी। इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम, सो 50 हर्ट्ज ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन आउटपुट चेंज हुआ। जो यहां पर एसी था, अल्टरनेट था, मतलब प्लस माइनस ऐसा आता था, यहां से सिर्फ प्लस प्लस आने लगा। मतलब ओनली पॉजिटिव इज पास, ओनली पॉजिटिव वैल्यू इज पास फ्रॉम द रेक्टिफायर, बट द फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। अब देखिए, सपोज इसी में आपको फुल वेव के बारे में क्वेश्चन पूछा कि इसी इनपुट को लेके अगर फुल वेव रेक्टिफायर को लिया होता तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती। देखिए, ये इनपुट थी, तो फुल वेव के लिए आउटपुट जो निकलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। हमने थियरिकल वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल। सो दिस इज आउटपुट। ओके, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। सी, दिस इज आउटपुट फ्रीक्वेंसी। सो इसके अंदर क्या हुआ? देखिए, यहां पर इतने डिस्टेंस के बाद एक क्रस्ट आता, ये क्रस्ट आया, उसके बाद इतने टाइम बाद दूसरा क्रस्ट आता था। इसमें क्या हुआ? देखिए, उसके हाफ टाइम में ही दूसरा क्रस्ट आ गया। मतलब टाइम पीरियड कितना हुआ? हाफ हो गया। पहले से टाइम पीरियड हाफ हो गया। अब देखिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सुनो। तो अगर टाइम पीरियड हाफ होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ट्वाइस टाइम। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस देन इनपुट। सो ट्वाइस इंटू 50, इट मींस 100 हर्ट्ज। जो आउटपुट निकल के आएगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। आई बात समझ में? सो क्वेश्चन ये था कि इफ द हाफ वेव रेक्टिफायर वाज व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो हाफ वेव के लिए 50 हर्ट्ज ही रहेगी, चेंज नहीं होगा, और फुल वेव के लिए वो ट्वाइस हो जाएगी। आई बात समझ में? क्यों ट्वाइस होगी? क्योंकि क्रस्ट का टाइमिंग पीरियड जो है वो हाफ हो जाता है। पहले इतने टाइम के बाद एक क्रस्ट आता था, दूसरा क्रस्ट यहां पर आता था। अब हाफ, उसके हाफ टाइम में एक क्रस्ट आने लगा है, तो टाइम पीरियड हाफ हुआ तो फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गई, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर ट्वाइस हो जाती है, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज का 14.6 था, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और देखते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 14.7। देखिए, इसमें क्या है? द पीएन जंक्शन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर विथ अ बैंड गैप इज 2.8 eV। जो एनर्जी बैंड गैप है वो कितना है? 2.8 eV। ओके,
कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर. सो लेमड़ा इज 6000 10 to the power -9 मीटर. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या हुआ, फोटोडायोड क्या काम करता है बेसिकली. क्वेश्चन में है फोटोडायोड. सो फोटोडायोड जो है वो डिटेक्ट करता है किसको, वेवलेंथ को. फोटोडायोड का पर्पस क्या है, वेवलेंथ को डिटेक्ट करना. सो वेवलेंथ डिटेक्ट होती है तो उससे वेवलेंथ कैसे डिटेक्ट होती है. देखिए हमने थियरिटिकल वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो फोटोडायोड में क्या होता है, एक तरफ P एक तरफ N. ओके, बीच में जो डेप्लेशन रीजन होता है वहां पर लाइट इंसिडेंट होती है. ओके, वहां पर विंडो होती है और वहां पर लाइट इंसिडेंट होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो लाइट रेज इंसिडेंट होती है, रेडिएशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, सो इलेक्ट्रॉन इज गॉट एक्साइटेड एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. देखिए यहां पर होता है वैलेंस बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड. उसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप. अब जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में आएगा तभी करंट ट्रांसफर होगा. ये सुनो, करंट ट्रांसफर कैसे होता है, when electron is move valence band to conduction band तभी करंट ट्रांसफर होगा. और करंट ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा. और जब करंट डिटेक्ट होगा तभी पता चलेगा कि फोटोडायोड ने कुछ काम किया है. क्योंकि उसकी सर्किट में हम क्या करता था, फोटोडायोड को रिवर्स बायस कनेक्शन में हम एमीटर से कनेक्ट कर देते थे. ये सुनो, एमीटर से यहां पर कनेक्ट कर देते थे कुछ इस तरह से, ताकि एमीटर में जो डिटेक्शन आए, क्योंकि एमीटर क्या काम करता है, करंट डिटेक्ट करने का काम करता है. तो एमीटर से जो डिटेक्शन आए उसी से पता चलेगा कि कितना करंट में चेंज आया है. तो करंट में चेंज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होगा, तभी करंट में चेंज आएगा. और करंट में चेंज आएगा तो हमें पता चलेगा कि यहां पर रेडिएशन कुछ आया है. क्योंकि देखिए जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 6000 नैनोमीटर. 6000 नैनोमीटर इज द इनविजिबल वेवलेंथ, विजिबल नहीं है. ओके, अंडर द विजिबल वेवलेंथ हम देख नहीं सकते. तो डिटेक्शन होगा तभी पता चलेगा कि वेवलेंथ आई है कि नहीं आई है. ओके, तो पहले ये बात देख लेते हैं कि ये जो वेवलेंथ आती है उसके पास ये बैंड गैप की जितनी एनर्जी है कि नहीं है. अगर ये बैंड गैप जितनी एनर्जी नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा. और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा या करंट स्टार्ट नहीं होगा, रिवर्स करंट चेंज नहीं होगा. रिवर्स करंट चेंज नहीं हुआ या उसमें बदलाव नहीं आया तो पता नहीं चलेगा कि रेडिएशन आया कि नहीं आया. ठीक है. सो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि इस वाली वेवलेंथ में एनर्जी कितनी है. सो एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला E is equals to hc by lambda. H is what, 6.63 10 to the power minus 34 into C means 3 into 10 to the power 8 and the lambda is given, that is 6000 10 to the power minus 9. ये है एनर्जी. इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका जूल में, ईवी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें जो कंपैरिजन करनी है वो ईवी में है. अब देखिए ये जो सेमीकंडक्टर हम यूज करते थे उसका बैंड गैप 28.2.8 ईवी है. मतलब इस वाली वेवलेंथ के पास मिनिमम 2.8 ईवी एनर्जी होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो सकता है. यू सर नो. ओके, तो इसको ईवी में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर देते हैं. तो इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19. इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर जो है एलसी की मदद से आप यूज करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा, दैट इज 0.207 ईवी. इतना आंसर आएगा. हमारी जो वेवलेंथ है उसके पास एनर्जी कितनी है, 0.207 ईवी. अब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2.8 ईवी. तो हम बोल सकते हैं दैट गिवन एनर्जी इज लेस देन एनर्जी गैप. अगर एनर्जी गैप से कम एनर्जी हुई तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो करंट में चेंज नहीं आएगा. एमीटर से करंट पता नहीं चलेगा और करंट पता नहीं चलेगा तो ये डिटेक्ट नहीं होगा. मतलब इसमें क्वेश्चन यह थी कि कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 nm. नो, नहीं डिटेक्ट कर सकता. सो आंसर इज नो, डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी वेवलेंथ में होनी चाहिए, जो नहीं है तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. आई बात समझ में. ऐसा ही आप एक होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं. होमवर्क में ट्राई करना HW में फॉर द 500 nm. लैम्ब्डा इज
500 nm, लेमड़ा जो है वो 500 nm है, तो वो डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ओके, होमवर्क में क्या, लेमड़ा इज 500 nm, वेवलेंथ जो है 500 nm है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सरसाइज 14.8। आई डोंट नो आपने किया कि नहीं किया, अगर किया तो कोई बात नहीं किया तो रिवीजन कर लो। ठीक है, द नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 5 into 10 to the power 28, doped with 5 into 10 to the power 22 arsenic, number of arsenic, and 5 into 10 to the power 20 indium. Calculate the Na and NH in this atom. अब देखिए, एक सिलिकॉन का वेफर लिया, सिलिकॉन का एक एटम था, उसमें आर्सेनिक एंड इंडियम दोनों डाल दिए, दोनों ड्रॉप कर दिए। अब देखिए, आर्सेनिक इज अ पेंटावलेंट इंप्यूरिटी, यस और नो, एंड द इंडियम इज अ ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। अब देखिए, पेंटावलेंट इंप्यूरिटी है वो क्या क्रिएट करती है, नंबर ऑफ एटम में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी करती है, यस और नो, क्योंकि वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, क्योंकि पेंटावलेंट है। सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन के आसपास 4 तो बॉन्ड बन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू मेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा फॉर द आर्सेनिक एटम, आर्सेनिक के लिए। तो आर्सेनिक के लिए एक एटम जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, सो आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। एंड इंडियम, अब इंडियम में क्या होता है, इंडियन के पास 3 ही होते हैं, इंडियन जो है उसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन 1 बॉन्ड इज एम्प्टी, 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज एम्प्टी, तो वो 1 एक्स्ट्रा होल क्रिएट करेगा और यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। आई बात समझ में? तो आर्सेनिक की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे एंड इंडियम की वजह से नंबर ऑफ होल बढ़ेंगे। अब इनिशियली जब सिलिकॉन होता है तो तब दोनों इक्वल होता है, इनिशियल जब सिर्फ सिलिकॉन होगा तब Ne और NH दोनों इक्वल होंगे। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, Ne और NH दोनों की जो नंबर है वो बढ़ गई। अब कैसे फाइंड करेंगे कि P टाइप हुआ या N टाइप हुआ? सो P टाइप और N टाइप फाइंड कैसे करेंगे? इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन N टाइप एंड इफ नंबर ऑफ होल इज मोर देन P टाइप। ठीक है, लेकिन अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे वो, सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो होल को फिल कर देंगे। होल को फिल कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो जितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेंगे, देखिए यहां पर हमें पता चल जाएगा कि जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, वो कितना बड़ा होगा, दैट इज 5 into 10 to the power 22, यस और नो, क्योंकि एक आर्सेनिक का मॉलिक्यूल एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है। तो हमारे पास इतना ड्रॉपेड आर्सेनिक है 5 into 10 to the power 22, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना देगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ होल किससे बनेंगे, इंडियम से। अब एक इंडियम होगा तो एक होल देगा, यहां पर कितने इंडियम है, इतने। सो 5 into 10 to the power 22 20, इतने होल मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ होल। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ होल कम है, तो समझ में आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। लेकिन व्हाट इज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब देखिए इनमें से कुछ होल के साथ रिकॉम्बाइंड हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रॉन, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 into 10 to the power 22 minus 5 into 10 to the power 20, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन था, यहां पर होल था, इलेक्ट्रॉन होल और मिक्स हो गए तो वो तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, तो कितने इसमें न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे उतना, बाकी के जो रिमेनिंग रहेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेंगे, एंड दैट इज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द नेट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी। तो इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, 500 into 10 to the power 20 minus 5 into 10 to the power 20, क्योंकि अगर पावर सेम हो तभी सब्ट्रैक्शन हो सकता है। यहां पर 10 to the power 22, यहां पर 10 to the power 20, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने पावर को सेम कर दिया। ठीक है, सो 500 minus 5 कितना हो जाएगा, 495 10 to the power 20। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये होगी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ होल फाइंड करना हो तो कर सकते हैं, कैसे? इस तरह से, ये इक्वेशन हमें मालूम है, Na स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। दिस इज द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का ये इक्वेशन है। Na स्क्वायर क्या है? दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ Na एंड NH। मतलब देखिए, पहले जो इनिशियल सिलिकॉन था उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल भी होंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उसका जो रेट है वो फिक्स रहता है। वही रेट हमें दिया गया हो, दैट इज 1.5 10 टू द पावर 16। तो यहां पर रखना है 1.5 10 टू द पावर 16 ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू Ne क्या है? दैट इज 495 10 टू द पावर 20 इनटू NH। अब NH को सब्जेक्ट करेंगे, सो NH इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 1.5 10 टू द पावर 16 ऑल स्क्वायर डिवाइड बाय 495 10 टू द पावर 20। सो आपको नंबर ऑफ होल यहां से मिल जाएगी। इसको सोल्व करेंगे देन, एंड योर राइट नंबर इज 4.5 10 टू द पावर 9। तो यहां से हमें पता चल गया, देखिए 4.5 10 टू द पावर 9 दैट इज नंबर ऑफ होल, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना थे? 495 10 टू द पावर 20। आई बात समझ में? तो यहां पर बोल सकते हैं that Ne is greater than NaH, so n type semiconductor, n type semiconductor। आई बात समझ में? अब देखिए, एक काम कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके जैसा ही हम होमवर्क में देते हैं। होमवर्क में ट्राई करेंगे। नोट डाउन कर लिया? ओके। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, यहां पर जो आर्सेनिक है इसकी जगह पे यहां पर रख देता हूं मैं एल्यूमिनियम। आर्सेनिक की जगह पे एल्यूमिनियम, और इंडियम की जगह पे मैं रख दूंगा फॉस्फोरस। ओके, आर्सेनिक की जगह पे एल्यूमिनियम और यहां पर फॉस्फोरस, बाकी सारा डेटा सेम रहेगा। तो फाइंड कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल इन दिस सेमीकंडक्टर, और एन टाइप होगा या पी टाइप वो फाइंड करना है। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क के लिए हो गया। दिस इज फॉर होमवर्क। डन है? नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। कर लिया नोट डाउन? ओके। स्टूडेंट्स, जेनर डायोड रिलेटेड हमने थियरी तो पढ़ ली थी, लेकिन जेनर डायोड के क्वेश्चंस जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने लिया, जेनर डायोड की एप्लीकेशन क्या? एज एन रेगुलेटर, एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। तो उसी के हिसाब से उसका क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन 2019 और 18 में, 2019 और 17 में नीट में आ गया। ओके, तो उसके जैसा ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्चुअली जेनर डायोड का एप्लीकेशन क्या है? जेनर डायोड के अंदर ऐसा होता है कि अगर वोल्टेज आप चेंज करेंगे, आप करंट चेंज करेंगे, फिर भी वोल्टेज चेंज नहीं होगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, उसकी रिवर्स बायस में ऑलवेज कनेक्ट होता है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम वोल्टेज ब्रेकिंग, या फिर ब्रेकिंग वोल्टेज ऑफ, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड। दिस इज V एंड दिस इज I। अब देखिए, वोल्टेज एक कांस्टेंट रहा, लेकिन करंट में कितना चेंज आया? इट मींस एक ही वोल्टेज पे अगर आप करंट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। करंट चेंज करोगे फिर भी वोल्टेज में कुछ चेंज नहीं होगा। सो दिस हैपन इन अ जेनर डायोड। इसलिए जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। आई बात समझ में? तो ऑलवेज कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस, यहां पर दिख रहा है, देखिए रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है, इसको सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, जहां पर हमको आउटपुट मिलता है। सो दिस इज इनपुट। यहां पर होता है अनरेगुलेटेड वोल्टेज, उसको रेगुलेट वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। यहां पर आपको जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है, दैट इज 15 वोल्टेज। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस जेनर डायोड, वो आपको फाइंड करना है। एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर हम यहां पर देखेंगे। देख लिया? अगर ट्राई किया हो तो यहां पर देखिए, आंसर वेरीफाई कर लेना। देखिए, यहां से कितना करंट ट्रांसफर होगा वो फाइंड करना है, IZ। अब देखिए, यहां से करंट आएगा, दिस इज द सप्लाई, तो यहां से करंट आएगा, दैट करंट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, यहां से यहां डिवाइड होगा।
इफ टोटल करंट इज सपोज I, तो यहां पर सपोज IZ गया, तो यहां पर सपोज I1 रहा. So we can say the total current is I, then I is divided in two parts, IZ plus I1. तो अगर हमने I और I1 फाइंड कर लिया तो IZ फाइंड कर सकते हैं. आई बात समझ में? तो कुछ इस तरह से हम सोल्व करेंगे. अब देखिए जेनर डायोड का एप्लीकेशन क्या है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. जेनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट. उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट रहता. तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दिया हुआ? 15 वोल्टेज. मतलब क्या हुआ कि इसके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 15 वोल्टेज होगा. इस बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या होगा? 15 वोल्टेज. मतलब जेनर डायोड 15 वोल्टेज पे काम करेगा. तो देखिए ये जेनर डायोड के साथ ही पैरेलल कनेक्टेड कौन सा रेजिस्टेंस है? ये. तो इस वाले रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज कितना होगा? 15 वोल्टेज. क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कितना रहता है? सेम. तो यहां पर जो वोल्टेज है वो भी 15 वोल्टेज ही रहेगा इसका आउटपुट. आई बात समझ में? क्योंकि इन पैरेलल या फिर इन 1 किलो ओम रेजिस्टेंस वोल्टेज इज सेम एज जेनर वोल्टेज. जेनर वोल्टेज के जैसा ही वोल्टेज ये 1 किलो ओम में रहेगा. अब देखिए यहां पर वोल्टेज हमारे पास है, रेजिस्टेंस भी है, तो करंट फाइंड कर सकते हैं ना. यहां पर करंट कितना आता है? I1. सो वी कैन से V इक्वल टू IR. ये इक्वेशन हम थर्ड चैप्टर में भी स्टडी करेंगे और यू ऑलरेडी स्टडी इन 10 क्लास में आपने ओहम का लॉ पढ़ रखा है. ये वही इक्वेशन है. V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR याद रखते हैं. ठीक है. सो करंट फाइंड करना है. सो I1 इज इक्वल टू V बाय R. अब देखिए वोल्टेज कितना है? यहां से जितना है तो 15 वोल्टेज. रेजिस्टेंस इज 1 किलो. 1 किलो मींस 1000 मींस 1 into 10 to the power 3. ठीक है. इसको ऊपर करेंगे देन 15 into 10 to the power -3 एंपियर. तो इसको बोल सकते हैं 15 मिली एंपियर. सो I1 कितना आ गया? 15 मिली एंपियर. डन है. तो I1 तो हमने फाइंड कर लिया. अब टोटल I फाइंड कर लेते हैं. देखिए 20 वोल्टेज नेट सप्लाई था. अनरेगुलर वोल्टेज कितना था? 20 वोल्टेज. अनरेगुलेटेड वोल्टेज 20 था. जेनर डायोड में वोल्टेज कितना गया? 15. अब देखिए थियोरिटिकल वीडियोस में भी हमने देखा था कि जेनर डायोड को जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज उसको कांस्टेंट मिलेगा और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा वो ये रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा. ये सुनो मतलब. और वैसे भी आप पता कर सकते हैं अगर इस यहां पर 15 वोल्टेज गया तो यहां पर बाकी का वोल्टेज होना चाहिए. सो टोटल था 20, यहां पर मिला 15, तो इस वाले रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हुआ होगा? 25 का. ये सुनो तो ऐसा बोल सकते हैं 250 ओम का जो रेजिस्टेंस है सीरीज रेजिस्टेंस उसका वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इज 20 - 15 मींस 5 वोल्टेज. आई बात समझ में? कैसा 5 वोल्टेज रहा? 20 इज इनपुट. 15 मिला किसको? जेनर डायोड को. तो इसको 5 ही मिलेगा ना. सो 20 - 15 5 वोल्टेज. सो अगर यहां पर करंट कितना पास हो रहा है वो फाइंड करना हो तो यही एक्सप्रेशन का यूज करेंगे. I इज इक्वल टू V बाय R. वोल्टेज इज 5 एंड रेजिस्टेंस इज 250. डन है. ओके. सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे. देन 5 4s are 20 and this is 1000. Okay. So 1000 means you can write 10 to the power 3. 10 to the power 3. 1000 means इसको ऊपर ले आएंगे then क्या होगा? Then I net I is यहां पर I1 था. This is I1 और यहां पर I है. I is 20 मिली एम्पियर. Yes or no? क्योंकि 10 to the power 3 इसको ऊपर ले आएंगे then 10 to the power -3. So -3 means you can write मिली एम्पियर. तो देखिए टोटल सप्लाई कितना हुआ? ये I हुआ 20. यहां पर I1 मिला हमको 15 मिला ना. तो देखिए जेनर डायोड में वोल्ट करंट कितना होगा? 5. इस इक्वेशन से पता चल जाएगा. यस और नो? I इज इक्वल टू IZ प्लस I1. I कितना है? 20 मिली एम्पियर. IZ फाइंड करना है. दिस इज 15.
So IZ is nothing but 20 minus 15 and answer is 5 milliampere. This is the current passing through the Zener diode. Zener diode का करंट ये हो गया 5 मिलीएम्पियर। आई बात समझ में? यस और नो? सो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में आते हैं। ओके, जेनर डायोड की एप्लीकेशन भी होगी। एक तरह जेनर डायोड में एक तरह का ही क्वेश्चन आता है, वोल्टेज रेगुलेटर की जो सर्किट है वो दी जाती है, या फिर ऐसा बोला जाता है कि द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इज यूज्ड, द सीरीज रेजिस्टेंस इज दिस, लोड रेजिस्टेंस इज दिस एंड द जेनर वोल्टेज और जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज दिस, देन फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द जेनर डायोड। आई बात समझ में? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, इस तरह से आप सोल्व कर पाएंगे। ओके, एक काम कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके जैसा ही एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? ओके, ये सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डेटा चेंज किया। द इनपुट सप्लाई इज 100 वोल्टेज, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 50 वोल्टेज, द सीरीज रेजिस्टेंस इज 200 वोल्टेज 200 ओम एंड द पैरेलल रजिस्टर इज 1.5 किलो ओम। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द जेनर डायोड। ठीक है, तो ये आप करेंगे होमवर्क में, और इसका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? सी द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सोल्व। देखिए यहां पर दो सर्किट दी हुई है, ये दोनों सर्किट है, उसका आउटपुट निकालना है और किस गेट की तरह है वो आइडेंटिफाई करना है। बुलियन इक्वेशन से भी कर सकते हैं या फिर ट्रूथ टेबल से भी कर पाएंगे। देखिए यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, दैट इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपको फाइंड करना है ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से डिवाइसेस की है। देखिए हमने फोटो डिवाइसेस स्टडी किया था, फोटो डायोड, एलईडीज, सोलर सेल एंड पीएन जंक्शन डायोड, जनरेटर, ये सारा स्टडी कर लिया। तो इनमें से ये जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस में से कौन सा ऑप्शन सही है फॉर दिस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स? देखिए सोलर सेल जो होता है ना, जब लाइट रेज उस पर गिरती है तब सोलर सेल में रेडिएशन की वजह से करंट बहता है, एंड जब करंट बहता है तो उस करंट बहता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो तभी करंट शुरू होगा, उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो दो तरह के वोल्टेज होते हैं यहाँ पर, ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड शॉर्टेड वोल्टेज। शॉर्टेड वोल्टेज जब वोल्टेज हो जाएगा जीरो, करंट बहेगा लेकिन वोल्टेज जीरो होगा, एंड जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज बहेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से होती है। तो दिस इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, एलईडी की, फोटोडायोड की आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चंस में आता है कि जो सेमीकंडक्टर है, अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी इफेक्ट कंडक्टिविटी पे क्या आएगी या रेजिस्टिविटी पे क्या आएगी? देखिए कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, वो सही बात है, उसकी डिटेल में हम थर्ड चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। यहां पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, द रेजिस्टिविटी एंड द टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, temperature is increased, then the resistivity is decreased for the semiconductor, okay, semiconductor लिए मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सो कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। आई बात समझ में? सेमीकंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं देन द कंडक्ट रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, देखिए दिस इज द ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी है रो, तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुआ, मतलब कंडक्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज व्हेन रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज्ड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में? तो अगर कंडक्टिविटी चेंज हुआ तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज होगा? ऐसा क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। सो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो जाएगी, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस की, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस की आईवी
कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो जाएगी। हाँ चेंज ही होगी नहीं, क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी में चेंज आया, कंडक्टिविटी में चेंज आया तो करंट और वोल्टेज दोनों की जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरवर्ड रिवर्स बायस की, पता है ना, कुछ इस तरह से हमने स्टडी किया था फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में, ये सुनो कुछ इस तरह से, तो वो चेंज हो जाएगी। ये छोटा सा ग्राफ आपने कल लिया तो वो चेंज हो जाएगी। सो ऐसा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए ये काम कीजिए, ये जो दोनों क्वेश्चन है ए और बी, इसका जो आंसर है, इसका आउटपुट आंसर वाई, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दिस इज फॉर योर होमवर्क, ये होमवर्क के लिए है, और ये दोनों जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, गुड बाय।